बैक फ्रेंड, ज्ञान उपार्जन में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में पढ़ चुके, यांत्रिक तरंगों के भी बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कुछ अन्य तरंगों के बारे में चर्चा करेंगे, जो है अल्फा, बीटा, कैथोड, कैनाल तथा कॉस्मिक किरणें। ऐसा पाया गया है कि जब किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 83 या उससे अधिक होते हैं तो वे अस्थायी हो जाते हैं और उनके नाभिक अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए स्वतः ही कुछ किरणों को उत्सर्जित करने लगते हैं, जो है अल्फा, बीटा एवं गामा किरणें। वैसे पदार्थ को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि अल्फा कण क्या है। अल्फा किरणें ये धनावेशित हीलियम नाभिकों से बनी होती है। ये डबल चार्ज पार्टिकल्स हीलियम है। इसकी जो नोटेशन होती है वो He2 एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक वेट जो एटॉमिक मास है वो इसकी 4 है से व्यक्त किया जाता है। इनकी वेग प्रकाश के वेग का लगभग 1/10 होती है, अर्थात उसका प्रकाश का वेग का 10वां भाग। इनकी आयनन क्षमता बहुत ही अधिक होती है। आयनन क्षमता कहने का मतलब है कि वैसे कण, वैसे पार्टिकल जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और उन्हें चार्ज कर देना, अर्थात या तो वो इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेंगे, या इलेक्ट्रॉन को खो देंगे, लॉस कर देंगे। तो जो उनकी जो क्षमता होती है वही आयनन क्षमता कहलाती है, जो सबसे ज़्यादा अल्फा कणों की होती है। यह विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में प्रभावित होते हैं। जैसा हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि यह धनावेशित है, अर्थात यह विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र में प्रभावित होते हैं। अब देखते हैं कि अल्फा किरणें निकलने से उनके नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अल्फा किरणें जब उत्सर्जित होती है तो उसके परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी हो जाती है। हम लोग यहाँ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहाँ यूरेनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, परमाणु संख्या यहाँ 92 हो गया और इसका परमाणु द्रव्यमान 238 हो गया। अब देखते हैं कि जैसे ही यहाँ से एक अल्फा रेज जब निकलता है, एक्सपेल होता है यहाँ से, तो देखते हैं कि इसके जो एटॉमिक नंबर है उसमें 2 यूनिट की कमी हो गई। यहाँ 92 से 90 हो गई और जो एटॉमिक मास है वो 238 से 234 हो गए। दैट मीन्स 4 यूनिट की कमी। यहाँ 4 यूनिट की कमी आ गई और यहाँ पे 2 यूनिट की कमी आ गई। तो अल्फा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी हो जाती है। अब बात करेंगे इनके मास पे। तो इनके मास बहुत ही अधिक होते हैं, जो कि हाइड्रोजन का 4 गुना है, और मास अधिक होने के कारण इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ही अधिक हो जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बीटा किरणों की। तो जैसा हम लोग ने देखा कि अल्फा किरणें एक धनावेशित हीलियम नाभिकों से बनी है और यहाँ बीटा किरणें एक तीव्र गति से गमन करने वाले ऋणावेशित युक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात बीटा किरणें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के समान है। बीटा किरणें तीव्र गति से गमन करने वाले ऋणावेशित युक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी गति बहुत ही अधिक होती है। यहाँ से हम लोगों ने ये देखा कि ये तीव्र गति से गमन करती है, अर्थात इनकी गति बहुत ही अधिक होती है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो वेग है वो प्रकाश के वेग का लगभग 9/10वां भाग है, अर्थात 9/10 मतलब अल्फा कणों का 9 गुना अधिक है। इन्हें ई, जो कि इलेक्ट्रॉन का नोटेशन है, E10 से व्यक्त किया जाता है। इन किरणों की आयनन क्षमता गामा किरणों की 100 गुनी होती है। अल्फा किरणों से इनकी जो आयनन क्षमता है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन गामा किरणों से इनकी जो आयनन क्षमता होती है वो 100 गुना अधिक होती है। आयनन क्षमता अर्थात किसी भी परमाणु को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने तथा इलेक्ट्रॉन को खोने की कैपेसिटी। अब देखते हैं कि बीटा किरणों का वेग प्रकाश का वेग का लगभग 9/10वां भाग होता है। जैसा हम लोग डेफिनेशन में ही देखे कि यह तीव्र गति से गमन करने वाले ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन हैं। यह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होते हैं।
जैसा दोनों में समान है, यह भी जो अल्फा किरणें हैं यह भी विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि यह धनावेशित है। और यह भी बीटा किरणें भी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि यह ऋणावेशित है। अब हम लोग देखते हैं कि बीटा किरणें को निकलने से उनके नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक बीटा किरणें निकलने से परमाणु संख्या में एक इकाई की वृद्धि होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा हम लोग अल्फा किरण को निकलने से देखे थे कि जो उनके परमाणु संख्या थे उसमें तो दो इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी हुई थी, लेकिन बीटा किरणों को निकलने से उनके परमाणु संख्या में 1 यूनिट की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उनके जो द्रव्यमान संख्या है उसमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हम लोग इसे भी देख लेते हैं कि जो थोरियम है, थोरियम जो जिसका कि परमाणु संख्या 90 है एटॉमिक नंबर और इसका एटॉमिक मास 234 है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जैसे ही एक बीटा कण यहाँ से निकलता है तो इसके एक परमाणु संख्या में वृद्धि हो गया 91 और परमाणु जो द्रव्यमान है उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। तो ये देखते हैं, अर्थात जो हम लोग संभारिक तत्वों का निर्माण हो जाता है। संभारिक कहने आइसोबार, संभारिक वैसे तत्व होते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान तो सेम होते हैं लेकिन उनकी परमाणु संख्या अलग अलग रहती है। तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है, एक संभारिक बन जा रहा है। फिर से देखते हैं कि यहाँ पे पैलेडियम बनने के बाद इसकी जो परमाणु संख्या है 91 और जैसे ही एक बीटा किरणों का उत्सर्जन हुआ है तो ये फिर से यूरेनियम अर्थात 92 इसकी परमाणु संख्या हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कैथोड किरणें की। तो कैथोड किरणें क्या है? तो कैथोड किरणें उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का पुंज है। ये क्या है? उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का पुंज, मतलब ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का जिसके की बहुत हाई एनर्जी होती है, जिसके एक पुंज है, दैट मीन्स बंडल है। अब ये उत्पन्न कैसे होती है इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इससे चर्चा करने से पहले हम लोग एक विसर्जन नालिका देख लेते हैं, कैथोड ट्यूब क्या होता है। तो यहाँ पे एक कैथोड ट्यूब, ये वैक्यूम ट्यूब ले लिया गया है जिसमें कि इसके दाब को बहुत ही कम कर दिया गया है, गैस एट लो प्रेशर, और यहाँ बहुत ही हाई पोटेंशियल दिया गया है। तो किसी भी विसर्जन नलिका के सिरों पर जब कम दाब पर, मतलब यहाँ दाब कम होनी चाहिए, और उच्च विभवांतर पर, और यहाँ विभवांतर जो कि पोटेंशियल है वो ज्यादा होनी चाहिए, तो ये आरोपित करने पर आरोपित किया जाता है। तो क्या होता है, तो उससे कैथोड से इलेक्ट्रॉन पुंज निकलते हैं। तो जहाँ पे इसके कैथोड इलेक्ट्रोड है तो यहाँ से एक पुंज निकलने लगते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पुंज निकलने लगते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का एक बंडल जैसा निकलने लगता है, इसे ही कैथोड किरण कहते हैं। तो यहाँ हम लोग देखें कि किसी भी विसर्जन नलिका में कि जिसका इसमें एक गैस भरी हुई है, इसके मतलब जो प्रेशर है वो बहुत ही लो है और पोटेंशियल हाई है। तो एक हाई पोटेंशियल एंड लो प्रेशर पर जब इसमें आरोपित किया जाता है तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनों का पुंज कैथोड रे से एनोड रे की ओर चलने लगती है, वही क्या कहलाता है, कैथोड किरणें कहलाती है। इनकी खोज सर विलियम क्रूक के द्वारा किया गया था, सर विलियम क्रूक। अच्छा, इनकी जो कुछ गुण देख लेते हैं कि यह कैसे चलती है। तो सीधी रेखा में गमन करती है, इसकी भी ये सीधा रेखा में गमन करते हैं। तो ये कैसे देखा गया कि जब ये यहाँ से चल रहे थे तो विसर्जन नलिका में इसके बीच में जब किसी अवरोध को खड़ा कर देने पे, अपारदर्शी जो कि ट्रांसपेरेंट ना हो वैसे पदार्थ को खड़ा करने पर इसकी जो शैडो बन जा रही थी आगे की ओर, तो इससे पता चला कि यह सीधी रेखा में गमन कर रही है। ये किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है, अर्थात जैसे ही हम लोग देख किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, ये किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। जैसा कि ये जो कैथोड किरणें है ये इलेक्ट्रॉन की है, ये इलेक्ट्रॉनों का पुंज है, तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा, तो ये जो है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। इनकी जो है काइनेटिक एनर्जी वो अधिक होती है
और जो ऊष्मीय गुण है इसमें ऊष्मीय गुण होते हैं। ऊष्मीय गुण कहने का मतलब है कि ये जब किसी पदार्थ पे ये पड़ेंगे तो उनकी जो है ऊष्मा को वो बढ़ा देंगे, उनको हीट कर देंगे। अब देखते हैं कि अधिक परमाणु तथा अधिक गलनांक वाले लक्ष्य पर जब ये डाला जाता है कैथोड किरणें को, तो एक्स किरणें उत्पन्न होती है। ये बहुत ही इसके स्पेशल प्रॉपर्टीज है कि जब किसी कैथोड किरणें को वैसे पदार्थ पे डाला जाता है कि जिसके अधिक परमाणु संख्या अधिक हो तथा उसकी जो गलनांक है वो भी अधिक हो, तो उससे क्या निकलने लगती है, तो उससे एक्स किरणें का उत्सर्जन होने लगता है। तो ये हम लोग कैथोड किरणें के बारे में पढ़ लिए। अब देखते हैं कि कैनाल किरणें क्या है। तो कैनाल किरणें भी विसर्जन नलिका से ही उत्पन्न होती हैं। इनमें भी कम दाब और उच्च पोटेंशियल, उच्च विभव पे जब किसी भी विसर्जन नलिका में गैस को डाला जाता है तो क्या होते हैं कि यह धनावेशित आयनों का एक पुंज होता है जो एनोड से कैथोड की ओर चलने लगती है। जैसा कि हम लोग इसमें देखे थे कि विसर्जन नलिका के सिरों पर जब कम दाब और उच्च विभवांतर आरोपित किया जाता था तो उसके कैथोड से इलेक्ट्रॉन पुंज निकलने लगते थे, और जब इसमें क्या होगा कि एनोड से एक धनावेशित आयनों का पुंज निकलता है जो एनोड से कैथोड की ओर चलती है। यही क्या कहलाता है, कैनाल किरणें कहलाता है। कैनाल किरणें का जो खोज है वो गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया है। यह भी विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं। क्यों विक्षेपित होंगे, क्योंकि ये भी चार्ज पार्टिकल्स है, ये भी धनावेशित आयन्स है, तो ये विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं आयनन क्षमता। तो जो इसकी आयनन क्षमता है वो कैथोड किरणें से अधिक होती है। कैथोड किरणों से अधिक आयनन क्षमता, जैसे ही पहले बताया कि आयनन क्षमता क्या होती है, किसी भी परमाणु को, किसी भी चार्ज पार्टिकल, किसी भी चार्ज को ग्रहण करने की क्षमता, कोई भी जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एलिमेंट्स है या जो उसको विद्युतीय उदासीन बोलेंगे, विद्युतीय उदासीन जो तत्व होते हैं उसको इलेक्ट्रॉन को गेन करना या इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वही आयनन क्षमता कहलाती है। तो जो इसकी आयनन क्षमता होती है, आयनाइजेशन कैपेसिटी, वो कैथोड किरणों से अधिक होती है। इसकी खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया है। अब हम लोग कॉस्मिक किरणें के बारे में देखते हैं। कॉस्मिक किरणें क्या है, तो जो कॉस्मिक किरणें हैं ये जो है पृथ्वी के बाहर ये उत्पन्न होते हैं। दैट मीन्स ये जो है वो अंतरिक्ष में उत्पन्न होते हैं। ये सूर्य के जो बाहरी लेयर है वहाँ से ये उत्पन्न होते हैं कॉस्मिक किरणें, और जो इनकी चाल होती है वो लगभग प्रकाश के चाल के बराबर होती है। तो जो कॉस्मिक किरणें क्या है, तो उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं जो अंतरिक्ष के बाह्य भाग में उत्पन्न होती है। अब ये इसी से हम लोग देखते हैं कि जो ये कॉस्मिक किरणें हैं इसी से अम्ब्रेला इफेक्ट भी उत्पन्न होती है। अम्ब्रेला इफेक्ट कहने का मतलब है कि जब कॉस्मिक किरणें पृथ्वी पे जब पड़ती हैं तो जो इसमें जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, उसको लेयर को ये क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, और वो बढ़ने से क्या होता है कि जो सूर्य की प्रकाश है उसमें अवरोध पैदा हो जाते हैं, वो पूर्ण रूप से पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाने लगते हैं या उनमें कमी हो जाती है। इसी को अम्ब्रेला इफेक्ट कहा जाता है, जो वायुमंडलीय घटना को बहुत ही प्रभावित करते हैं। अब ये देखते हैं जो इनकी गति है वो लगभग प्रकाश की गति के समान होती है। जैसा हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग के भी बारे में देखे थे कि उनकी भी जो चाल है वो लगभग प्रकाश के चाल के बराबर ही होती है, और पृथ्वी के चारों तरफ पाई जाती है। ये पृथ्वी के चारों तरफ पाई जाती है, उनकी एक लेयर बन जाती है। अब हम लोग क्विक रिकैप कर लेते हैं कि अल्फा किरण क्या है, बीटा किरण क्या है, कैथोड, कैनाल क्या है और कॉस्मिक किरण क्या है। तो जैसा कि हम लोग अल्फा किरण के बारे में पढ़े कि ये हीलियम का डबल चार्ज पार्टिकल्स है, और इसमें जो होते हैं इनकी जो मास है वो हाइड्रोजन के 4 गुना होती है। इनकी आयनन क्षमता सबसे अधिक होंगी, और इनकी जो पेंट्रेशन पावर है वो बहुत ही कम जाएंगी। जब हम लोग इनकी काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो जैसा कि इनकी मास जो है वो हाइड्रोजन का 4 गुना है, अर्थात जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएंगी। अब हम लोग इसके देखें कि जब ये किसी नाभिक से अल्फा किरण निकलेंगी तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इनकी जो परमाणु संख्या होती है उसमें 2 यूनिट की कमी, तथा जो परमाणु भार होती है जो उनमें 4 यूनिट की कमी आ जाती है। अब हम लोग देखते हैं
कि बीटा किरण क्या है। तो बीटा किरण क्या है, ये ऋणावेशित चार्ज पार्टिकल्स है। ये एक इलेक्ट्रॉन, इन्हें ई से डिनोट किया जाता है। इनकी जो वेदन क्षमता है वो गामा किरणों से कम और अल्फा किरणों से ज़्यादा है। इनकी आयनन क्षमता अल्फा किरणों से कम हो जाएंगी और गामा किरणों से 100 गुनी, लगभग 100 गुनी हो जाती हैं। इनकी जो चाल है वो अल्फा पार्टिकल की चाल से 9/10 इनकी जो चाल है वो प्रकाश की चाल का 9/10 भाग हो जाता है। और जो अल्फा किरण है उनकी चाल की 9 गुनी, लगभग 9 गुनी हो जाएंगी। इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएंगी क्योंकि इनकी जो मास है वो हाइड्रोजन का जो मास होता है उसका 1/1840वां भाग होता है। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बहुत ही कम हो जाएंगी क्योंकि इनकी मास कम है। अब हम लोग कैथोड किरणें की ओर देखते हैं। तो कैथोड किरणें भी क्या है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनों का पुंज है। ये एक जो कि विसर्जन नालिका में उत्पन्न होती है। जब विसर्जन नालिका में कम दाब तथा उच्च जो पोटेंशियल जो है, उच्च पोटेंशियल पे गैस को उसमें प्रवाहित की जाती है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का पुंज कैथोड रे से एनोड रो की ओर गमन करती है। यह सीधी रेखा में चलती है क्योंकि जब इनके पाथ में कोई अवरोध को, ट्रांसलूसेंट अवरोध को जो कि अपारदर्शी हो, उन्हें रखा जाता है तो उनकी जो छाया है एक सामने की ओर छाया बन जाती है। कैथोड रे के अपोजिट साइड में छाया बन जाती है जो ये बताता है कि ये सीधी रेखा में गमन करती है। या विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र को भी प्रभावित करती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं उसमें, क्योंकि यह एक ऋणावेशित चार्ज पार्टिकल्स है। अब हम लोग आते हैं कैनाल किरणों की ओर। तो कैनाल किरणें क्या है, यह भी विसर्जन नालिका से ही उत्पन्न होती है और यह धनावेशित किरणों का एक पुंज है। इनकी खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया और जो कैथोड किरणें, इनकी खोज सर विलियम क्रूक के द्वारा किया गया। कैनाल किरणें भी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज है इनमें। इनकी जो वेदन क्षमता कम होती है कैथोड किरणों से। और जो आयनन क्षमता है, तो आयनन क्षमता हम लोग देख रहे हैं कैथोड किरणों से अधिक हो जाती है। अब हम लोग आते हैं कॉस्मिक किरणें के बारे में। तो कॉस्मिक किरणें सूर्य के चारों तरफ ये उत्पन्न होती है, ये अंतरिक्ष में उत्पन्न होती है और वहाँ से ये पृथ्वी पर ये पड़ती है। ये भी चार्ज पार्टिकल्स है। कैथोड किरणें भी हम लोग देख रहे हैं क्या है, तो ये उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं। इनकी जो ऊर्जा होती है बहुत ही ज़्यादा होती है और जब ये पृथ्वी पर पड़ते हैं तो जो इनकी वायुमंडलीय घटनाएं हैं उनमें बहुत ही प्रभावित हो जाती है क्योंकि ये एक अम्ब्रेला इफेक्ट बना देता है। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे।